नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में मैं मंजीत ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने किताबों की दुनिया में। और जैसा कि हम इस कार्यक्रम में नामचीन ऐसी शख्सियतों को लेकर के आते हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए एक मुकाम हासिल किया है। और आज ऐसी ही हमारी मेहमान हैं अमिता ठाकुर। अमिता ठाकुर द्विभाषी लेखिका हैं, यानी 2 लैंग्वेजेस में लिखती हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में इनकी कलम बराबर चलती है। और उनकी जो किताब है, नई किताब आई है उफ मन्नू, ये हिंदी में है और ये एक रोमांटिक नॉवल है। और अमिता जी के बारे में हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अमिता जी किताबों की दुनिया में। शुक्रिया मिस्टर मंजीत, थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि ये जो 2 लैंग्वेज में आप लिखती हैं, इसका मतलब है 2 भाषाओं पर बराबर की कमांड है, बराबर की पकड़ है। ये हम लोगों ने ट्रांसलेटर्स बहुत सारे होते हैं, अनुवादक बहुत सारे होते हैं जिनको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और दूसरी इतनी आती है कि ट्रांसलेट कर सके। ये महारत हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी कम लोगों में देखने को मिलता है। सो आई थिंक इसकी वजह है कि मेरा जो बचपन था वो इलाहाबाद में हुआ। मतलब मैं इलाहाबाद में नर्सरी से लेके क्लास 5 तक इलाहाबाद में पढ़ी। वहाँ पे आपको हिंदी मालूम है कितनी शुद्ध बोली जाती है। तब मुझे याद है हम ऐसे बोलते थे, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, मम्मी हम ये नहीं खाएंगे, मम्मी हम वो नहीं खाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम पढ़ रहे थे सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में। सो मतलब आई थिंक वो फॉर्मेटिव ईयर्स में हमको दोनों लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिला, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और मुझे काफ़ी हद तक यूपी की भाषा भी आती है। मतलब मैंने अपनी एक स्टोरी लिखी थी, श्रवनिया, शॉर्ट स्टोरी है, वो जगन्नाथ पे पब्लिश हुई थी। वो मैंने पूरी जो इलाहाबाद की ठेठ लैंग्वेज होती है ना, तुम काहे ये नहीं कर रहे हो, तुम काहे जा नहीं रहे हो, उसमें लिखी थी। सो वो भी समाव मेरे में है। और थोड़ी बहुत उर्दू जैसे आपने इस बुक में देखी होगी वो भी है, बिकॉज आई थिंक वही फॉर्मेटिव ईयर्स में हमारे पड़ोसी मुस्लिम थे, हम उनके घर ही घुसे रहते थे। मतलब उनके भी छोटे बच्चे थे, हम लोग भी छोटे थे, तो हम उनके घर में ही रहते थे। और आई थिंक जब मैं लिखती हूँ और वो वर्ड्स इतनी नेचुरली मेरे उसमें आते हैं, तो मैं कभी कभी आई वंडर कि मैंने तो कभी कोई उर्दू का लिटरेचर पढ़ा नहीं, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता उर्दू, तो ये शब्द कहाँ से आ जाते हैं मेरी लैंग्वेज में, पर वो आ जाते हैं, आई डोंट नो कैसे। सो मे बी शायद मेरा एक्सपोजर टू द मिक्सड कल्चर्स इतना ज़्यादा रहा है कि वो वर्ड्स अपने आप आते हैं मेरी लैंग्वेज में। और पंजाबी, बिकॉज मेरे मम्मी पापा की लैंग्वेज है, हाँ। तो वो भी हम सुनते थे बचपन में, तो पंजाबी भी आती है। देन उसके बाद माय पापा वाज इन रेलवेज, तो हमारी हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती थी नॉर्थ के किसी भी स्टेट में, कभी इलाहाबाद, कभी जम्मू कश्मीर, कभी फिरोज़पुर, कभी करनाल, कभी कहीं। तो आई थिंक वो मल्टी लिंगुअल डायलेक्ट्स सुन के, अगर इस बुक में आपने देखा होगा मैंने रीजनल डायलेक्ट्स थोड़े डाले हैं सब में। सो आई थिंक वो वहीं से आए हैं। अदरवाइज आई एम नॉट अ लिटरेचर स्टूडेंट, मैंने कभी लिटरेचर पढ़ा नहीं। मैंने BSc ज़ूलॉजी में किया था और पूरी स्टूडेंट लाइफ मैंने साइंस ही पढ़ा है। हाँ। तो अभी मैं लिटरेचर लिख रही हूँ। हाँ। तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स गॉड गिफ्ट। अगर मैं थोड़ा सा इस बात की छूट लूँ ये कहने के लिए कि जो विज्ञान के छात्र होते हैं वो अच्छा साहित्य लिखते हैं, वो अच्छा लिटरेचर से मेरे कहने का मतलब है कि अधिक लोगों तक पहुँचने वाला लिटरेचर। उनकी लैंग्वेज जो है वो चूँकि फर्स्ट उनके मतलब आदतन नहीं आती है, वो सीखी हुई आती है, तो इसलिए शायद उसका भी प्रभाव मुझे दिख रहा है उफ मन्नू में। सीरियसली? हाँ। एक सवाल उफ मन्नू से पहले, चूँकि उफ मन्नू की बात कर रहे हैं, इस किताब में मुझे रोमांस दिख रहा है। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने करीब 80% किताब पढ़ ली है, तो मुझे इसमें एक रोमांस बहता हुआ दिख रहा है। पहली पंक्ति से किताब शुरू होती है और वहाँ से माहिरा जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस किताब में, और वो और मनन चौरसिया के बीच का जो प्रेम है वो बिल्कुल मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वहाँ एक नदी की तरह बहता है। रोमांस लिखने में कितनी दिक्कत होती है या बिल्कुल आपका सहज स्वभाव है रोमांस लिखना? नहीं, रोमांस कम्स नेचुरली टू मी। और ये रोमांस, इस तरह का रोमांस क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं इसको पेपर पे उतारना चाहती थी। मार्गरेट एटवुड एक बहुत फिक्शनल जो राइटर हैं, बहुत मशहूर, वो यही कहती हैं कि जो राइटर्स होते हैं हम, जो हम नहीं कर पाते ना, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाते हैं, बिकॉज वो हमारे अंदर घुटा रहता है कहीं ना कहीं। हमको वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। तो अगर आप फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो आप पेपर पर उतार देते हैं उसको। सो आई थिंक मेरा सेंट्रल कैरेक्टर तो यही था, उनका पैशनेट लव अफेयर एंड देयर जो उनकी आपस में जुदाई होती है और उसका रीज़न क्या है। सेंट्रल थीम वही था स्टोरी का। बाकी सारी स्टोरी तो फिर उसके अगल बगल मैंने बुनी है।
तो दैट इज़ हाउ रोमांस तो बहुत नेचुरली आता है, मेरी हर स्टोरी में थोड़ा बहुत रोमांस कहीं ना कहीं होता है। अच्छा, मैं अगर ये कहने की छूट लूँ, आप रोमांस से कैसे वंचित रह गई? क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी लेखिका तो हैं ही, खूबसूरत लेखिका भी है, तो ये कैसे हुआ कि आप रोमांस से वंचित रह गए? वो बहुत बड़ी कहानी है, वो हम फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है। लेकिन ये रोमांस जब आता है तो आपको क्या मन में ये कभी ख्याल नहीं आता कि यार रोमांस में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और दोनों बिछड़ जाते हैं और फिर मिल जाते हैं? ये एक ऐसा सेंट्रल थीम है जिसके आसपास कम से कम 10,000 किताबें, उपन्यास लिखी जा चुके होंगे। दोहराव का खतरा नहीं लगता कि मैं तो उसी कहानी पूरी पढ़ी नहीं है तो मैं क्या बोलूँ कि मिल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं? वो तो आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। द एंडिंग इज द मैं उपमन्यु पे टिप्पणी मैं कह रहा था कि ये एक ऐसा थीम है जिसपे 10,000 फिल्में बनी होंगी या 10,000। तो अगर आप रोमांस लिख रही हैं तो आपको लिखने से पहले, किताब लिखने के बाद जो आया वो एंड प्रोडक्ट हमारे पास है, वो तो हम पढ़ने के बाद उस पर टिप्पणी करें, लेकिन जो आइडिया, जब सिनॉप्सिस आप किताब का लिख रहे हैं तो ये डर नहीं लगता है कि यार मैं एक रोमांस पे किताब लिख रही हूँ, क्या दोहराव तो नहीं हो जाएगा? ये मैं पूछ रहा था। नहीं, क्योंकि ये रोमांस ऐसा है कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा ऐसा रोमांस। आपने इसकी एंडिंग नहीं पढ़ी शायद, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा रोमांस मैंने ना पढ़ा है और ना कहीं देखा है। और ये मैं अगर सही माने में बोलूँ तो ये रोमांस से ज़्यादा हमारी ह्यूमन नेचर को दिखाता है। इसमें दो नेचर्स दिखाई हैं बहुत डिफरेंट, एक मायरा की और एक मनन की। जहाँ की मायरा को दिखाया गया है कि वो अपने जज्बात में बस बह रही है, और मनन एक ऐसा इंसान है जो अपनी मजबूरियों से घिरा हुआ है, प्यार भी करता है लेकिन उस पे उसकी मजबूरियाँ या उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हावी हैं। सो वो एंड में निकल के आता है कि लाइक दिस इज़ जस्ट अबाउट ह्यूमन इमोशंस, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हम कितने आज़ाद ख्याल हैं या हम कितने हिंदी में क्या संकुचित ख्याल बोलते हैं, हाँ वो है। तो वो चीज़ एंड में निकल के आती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इट इज़ अ पर्सनालिटी डिफरेंस ऑल्सो, कि हम दो लोग एक तरह प्यार तो कर सकते हैं, एक जितना प्यार भी कर सकते हैं, पर हम उसे निभाते कैसे वो हमारी पर्सनालिटीज जाहिर करती है। अच्छा, जब उपन्यास लिखती हैं तो कैरेक्टराइजेशन भी करती हैं, जाहिर है, तो उसके लिए क्या नोट्स लेती हैं या फिर कैसे दिमाग में ही सब कैरेक्टर्स फिट रहते हैं? मेरे कैरेक्टर्स दिमाग में ही लड़ते रहते हैं मुझसे। सो मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं पहले, हाँ सेंट्रल कैरेक्टर ज़रूर होते हैं। अगर आपने एक कहानी पढ़ी होगी, इसमें 20 दोस्त हैं, तो 20 दोस्त हैं तो हर किसी की कहानी मैंने पहले नहीं सोची थी। पहले मैंने माहिरा और मनन के बारे में सोचा, फिर मैंने सोचा उन्हें 20 साल के बाद मिलाएं कैसे। तो आजकल रीयूनियंस होते हैं, फिर मैंने सोचा अगर रीयूनियन होंगे तो और भी 20 दोस्त होंगे, और 20 दोस्त और होंगे तो उनकी भी तो कोई ना कोई कहानी होगी। सिर्फ दो पात्र तो अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे ना, सो दैट वुड बी वेरी बोरिंग। तो फिर मैंने उनकी कहानियाँ भी वीव करी, बट वो सब कहानियाँ मैंने पहले दिमाग में सेंट्रल प्लॉट सोच लिए थे उन सब प्लॉट्स के भी। तो फिर मैंने जब लिखने बैठती हूँ, मेरे में वो शायद कहते हैं कुछ फ्लेयर है कि मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता लिखने में। सना, सोढ़ी सब एक एक करके आते रहते हैं। मतलब पहले सोच लेती हूँ मैं कि ये इतने फ्रेंड्स होंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। हाँ, उनकी जो माइक्रो डिटेलिंग है कि वो कैसे बोलेंगे, क्या डायलॉग बोलेंगे, वो तो धीरे धीरे लिखने के टाइम पे आता है, बट अदरवाइज मेरा सब दिमाग में ही प्लान हो जाता है पहले। तो आपकी जो पहली किताब है, पहली है शायद, हाँ, माया आराध्या अंग्रेजी में है। वो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप मतलब माँ और बेटी के रिश्तों के बीच की कहानी है। वो पहले वो किताब कैसे आई और रोमांस बाद में क्यों आया, और वो उस किताब का क्या है, थोड़ा बताएं। वो किताब है, जैसे कि हमारे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड में अभी भी जो खुशी प्रकट होती है, मतलब मेल चाइल्ड पैदा होता है तो लड्डू का डब्बा फट से खुलता है, फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो पहले सब एक दूसरे को देखते हैं लड्डू का डब्बा खोले ना खोले। सो वो चीज़ तो हमने बढ़ते से लेके आज तक देख ही रहे हैं, मतलब और हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसा था। हम सब बहनें हैं तो हमें आते जाते ये लोग यही बोलते थे, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा नहीं था इसलिए तुम 3-4 बहनें हो, ये है वो है। तो तो हमको सुनने में बहुत अजीब लगता था बचपन में वो सब चीज़ें ना, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट यहाँ कहीं बहुत आपको दिखती हैं।
तो फिर जब मैं फिर एक दो चीज़ें और, जैसे हमारे सोसाइटी में हम लोग आजकल तो इंटरनेट टीवी कितना है, हम ये सब सुनते हैं, बच्चे को फेंक दिया कहीं, गर्ल चाइल्ड आपको कूड़े के डब्बा में मिल रही है, तो वो दैट्स इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. सो इट्स बेसिकली ऑन एडॉप्शन, मदर एंड डॉटर, लव ऑफ एडॉप्टेड मदर एंड डॉटर. It's not mother and daughter, it's adopted mother and daughter, and father's hatred for that adopted daughter. It's on 3 characters. अच्छा. So it's also very beautiful. वो बस वो नॉवेला है, बल्कि पूरी मतलब नॉवेल भी नहीं बोलूँगी मैं, it's only 16,000 words जो मैंने 16 दिन में लिखी थी. अच्छा. 16 दिन में. हाँ, बट वो कहानी मेरी आज भी, मतलब मैंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, कम से कम 8-10, और माया राधा और मन्नू, बट मेरी आज भी माया राधा मेरी फेवरेट है. अच्छा. लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को उपमन्नू ज़्यादा पसंद आएगी जितना नहीं, रोमांस उसमें भी है थोड़ा. अच्छा, बहुत उसमें भी है. अच्छा, क्या है कि हिंदी की इस किताब में उपमन्नू, हिंदी समाज, इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो हिंदी के समाज को बहुत आसानी से पचते नहीं हैं. जैसे माहिरा विवाहिता है, वो अपने पुराने प्रेमी से मिलती हैं और दोनों अंतरंग संबंधों में भी जाते हैं. क्या ये हिंदी समाज को पचेगा, या आपको लगता है कि इंटरनेट के समाज में आज की डेट में सब हो रहा है, बस ये है कि जो इसमें लिखा है वो सब होता है. हाँ, बिल्कुल होता है. पर सिर्फ फेस वैल्यू पे हम सब बड़े हाईली कैरेक्टर्ड लोग अपने आप को समझते हैं. हम हिपोक्रेट हैं. हाँ, हम हिपोक्रेट हैं, बुरी तरह से हिपोक्रेट हैं. और आज के स्पेशली इन अर्बन क्लास ये सब होता है. जो भी इसमें लिखा है ये फिक्शनल कैरेक्टर्स मैंने बोला है, बट ये सब असल ज़िंदगी में भी होता है. इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, बट हाउ आई पोर्ट्रेड इट दैट इज़ डिफरेंट. यहाँ पे वो चीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे इट्स वेरी मच नेचुरल ह्यूमन इमोशंस. इट्स नॉट दैट शी इज़ डेलिबरेटली चीटिंग हर हस्बैंड. It is very natural, which is coming in the story, that she is not cheating, she is just in love, that's it. अच्छा, आज दर्शकों को हम बता दें कि जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो दिन है वर्ल्ड बुक लवर्स डे. तो संयोग है. अच्छा. तो ये बुक लवर्स डे पर किताबों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और एक सवाल बनता है राइटर से कि अमिता जी, आज के जनरेशन में जिसका अटेंशन स्पान 3 सेकंड या 4 सेकंड का है, जो रील देखने वाली पीढ़ी है, क्या वो किताब अभी भी पढ़ रही है? क्योंकि बुक लवर्स डे है. तभी आप देखेंगे मेरी पहली किताब सिर्फ 80 पेजेस की है और ये 172 या 173 पेजेस की है. आई डेलिबरेटली मेक इट वेरी शॉर्ट कि लोग, अगर आप कार में भी जा रहे हैं, आप गुड़गांव से दिल्ली भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप इस कहानी को ख़त्म कर सकते हैं. बट हाँ, वो एक जो शौक लुप्त होता जा रहा है ना किताबें पढ़ने का, स्पेशली पेपर बुक्स पढ़ने का, वो बहुत दुखदाई है. मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत, मेरी इस बारे में लड़ाई होती है कि तुम लोग सिर्फ सब कुछ इंटरनेट पर क्यों पढ़ते हो, तुम पेपर बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हो. बट क्या करें, ये मतलब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चे भी आई थिंक इस चीज़ से बहुत ख़राब हो रहे हैं. कि अभी कि मेरे दोनों बच्चों को मैंने बहुत आदत डाली थी जब तक मेरा बस चलता था कि बुक्स पढ़ो. बट अब मेरा बस नहीं चलता है, तो वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता. अभी कि उनको भी नॉलेज बहुत है, पर आई थिंक पेपर रीडिंग और इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग में अभी भी बहुत फ़र्क है. जो सुकून इन बुक्स को पढ़ के मिलता है, वो लाइट और वो आपके फ़ोन की जो रीडिंग है उससे नहीं मिलता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज, हार्ड हिटिंग जो है वो मटेरियल वो लोग पढ़ते हैं बुक इंटरनेट पे. जैसे मेरी बेटी हर दिन छोटी वाली फ़ैन फिक्शन पढ़ती है. हाँ. मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा होता है, वो पूरा दिन फ़ैन फिक्शन पढ़ रही होती है. ऐसे कि इसमें क्या होता है मुझे नहीं पता, ना मैंने पढ़ा कभी. कहती है आपको नहीं समझ में आएगा. तो वो दुख है, बहुत दुख है कि बच्चे, और स्पेशली हिंदी बुक्स, मतलब हिंदी बुक्स तो कोई उठा के राजी नहीं. मेरी ये बुक भी हर जगह, हर बुक स्टोर में कहीं पीछे पड़ी होती है. तो मतलब हम उनको बोलते हैं कहीं इन्हें भी आगे लगा दो. नहीं मैडम, इंग्लिश का हमारे पास आगे डिस्प्ले होता है, हिंदी की बुक्स पीछे ही रहती है. तो ये मतलब वो भी ऐसे देश में जहाँ पर आकर आप कस्टमर केयर पे बात करेंगे तो 90% हिंदी बोलते हैं लोग, लेकिन वो आपको हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ेगा. हाँ, इंग्लिश के लिए अंग्रेजी के लिए 1 दबाएंगे आप, और हिंदी के लिए 2 दबाना होता. तो ठीक है, ये एक मानसिकता है कि अंग्रेजी ठीक है. अच्छा, लेकिन तैयारी करती हैं आप लिखने से पहले? नो, आई नेवर टेक नोट्स, आई नेवर. मेरी कहानी के कैरेक्टर्स मुझे हिट करते हैं सबसे ज़्यादा वॉक करते हुए, खाना बनाते हुए, और कभी कभी बाथरूम में भी. हाँ. तो मतलब जब मैं बिल्कुल
जब मेरा और कहीं, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आप सिर्फ खाने में ध्यान दे रहे होते हैं, उस समय शायद कैरेक्टर को स्पेस मिलती है मेरे दिमाग में घुसने की। जब इसमें आपने सोडी का भी एक डायलॉग पढ़ा होगा, मैंने अभी भी किसी और भी जगह बोला था, बिकॉज मेरी बुक्स में कभी कस वर्ड्स नहीं होते, मतलब आई डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज। तो पर उसमें एक डायलॉग है जो सोडी बोलता है कि नो ऑफेंस कि जो मेल ईगो है वो बड़ी कुत्ती चीज़ है। तो मतलब मैं नहीं लिखना चाहती थी ये पर्टिकुलर वर्ड, बट वो कैरेक्टर मुझे यहाँ से बोल रहा था कि नहीं, ये मुझे ऐसे ही बोलना है, आप इसको किसी और तरह नहीं लिख सकते हो, आपको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज ये मेरी लैंग्वेज है, आप ऐसे लिखो। तो कैरेक्टर्स कई बार बुलवाते हैं राइटर से। मैं ये इनकी बात है, कर्स लैंग्वेज नहीं बोलना चाहती हैं, अब्यूसिव लैंग्वेजेस नहीं बुलवाना चाहती हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गालियाँ अगर हमारे समाज का हिस्सा है तो किरदारों के जरिए तो आएगा, अगर हम अपने नैरेटिव में ना लिखें, बट अगर कोई किरदार बुलवाना चाहता है आपसे, कई बार किरदार बुलवाता है कि आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, आप किसी और तरह नहीं लिख सकते। हाँ, गालियों का भी समाज शास्त्र होता है। अच्छा, ये अगली किताब हम लोग कब उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि एक अच्छी किताब पढ़ने के बाद दर्शकों को, पाठकों को, और मेरे जैसे जो रीडर हैं जो रोज़ कम से कम एक किताब पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि अगली किताब कब आएगी? मेरी दूसरी किताब रेडी है, वो इंग्लिश में है। और अगर मिक्स रीडर्स सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो आई वुड से कि ये हिंदी की किताब भी हिंदी नहीं है, मतलब इसमें रीजनल डायलेक्ट्स भी हैं, इंग्लिश के भी बहुत यूसेज है, अगर आपने देखी होगी, जो हिंदी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। तो मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कोई शुद्ध हिंदी की किताब उठा के आपको कोई मुसीबत है पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी रिटन बुक। तो जो अगली किताब है वो इंग्लिश में है फिर से। तो मैं चाहती हूँ मेरे रीडर्स ऐसे ना हो कि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, मेरे रीडर्स बस मेरे रीडर्स हों। हाँ। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश हिंदी पे मत जाएं। अगर आपको मेरी एक कहानी पसंद आएगी तो आपको मेरी सारी कहानियां पसंद आएंगी। हालांकि दर्शकों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अमिता जी ने कहा शुद्ध हिंदी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हिंदी में 4 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हमारे यहाँ हर तरह के शब्द होते हैं, समोसा, कुर्सी, चारपाई, लोटा, रस्सी, सब अलग अलग भाषाओं से लिए हुए हैं। इसलिए हिंदी अपने आप में भाषा है। खिचड़ी शुद्ध कैसे होगी? उसमें दाल चावल होना पड़ेगा उसमें। बहरहाल अमिता जी, आजकल आप अपने लेखन के अलावा कुछ और पढ़ रही हैं, कुछ और किसी और बड़े राइटर का? या मेरे को वो राइटर का नाम नहीं याद आता मुझे, मैंने अभी खरीदी है वो, चांद, पेंगुइन की बुक है, 4 चांद, कई चांद थे सरे आसमान। हाँ, ये शमसुर रहमान फारूकी की है किताब। मैंने अभी शुरू ही की है, मैंने अभी 5-6 पन्ने ही रात में पढ़े हैं। अच्छा। बट मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है वो किताब भी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। वो मैंने उठाई है, बहुत मोटी किताब है, पर मैं पढ़ूंगी उसको। मतलब वो उसकी लैंग्वेज मुझे बहुत सही लग रही है, पर वो जैसे मैंने लिखा है वैसी सी लैंग्वेज है। बहुत सुंदर भाषा है उसकी। और फारूकी साहब की किताब जो है वो मुझे बहुत प्रतिष्ठित है। थोड़ा परिचय देंगे इनका? शमसुर रहमान फारूकी साहब प्रतिष्ठित लेखक हैं, हिंदी उर्दू में, मतलब उर्दू में लिखते हैं। हाँ, उनका अनुवाद जो है, लेकिन वो उसकी भाषा जो है, उसमें जो फ्लेयर है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मैंने अभी 10-12 पेज पढ़ के ही समझ लिया है कि बहुत अच्छी है। अच्छा, ये अगर हम आजकल के जनरेशन के बारे में फिर से बात करें, तो क्या कभी एक राइटर ये कहता है अपने नौजवान जो पाठक हैं उनसे कि यार मोबाइल ज़्यादा मत देखो, IQ कम होता है? ये शोध से स्थापित है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से, रील देखने से आपकी अपनी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, जबकि प्रिंटेड बुक्स जो होते हैं, छपे हुए किताब, उनसे आपकी दोस्ती होती है। आप उनको नई किताबों को सूंघ कर देखिए, खुशबू आती है। सबसे बड़ी बात मैं ये तो अपने बच्चों से भी कहती हूँ बहुत, कि प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में क्या फ़र्क है। प्रिंट मीडिया में 1 वे ट्रैफिक है, व्हाट दे आर शोइंग यू आर इम्बाइबिंग। ठीक है, आप कुछ खुद नहीं सोच रहे हैं, आप बस देख रहे हैं और आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब मेरी ये किताब है, जैसे इसमें एक लाइन ही लिखी है, एंड में, आपने नहीं पढ़ी, उसमें एंड में एक लाइन है सिर्फ कि क्या ज़ारून अपना बिखरा हुआ सामान समेट पाएगा। अब ये एक लाइन है, इट्स अ मेटाफर, राइट? जो मेरा रीडर है, अगर वो उसे पढ़ेगा ना, वो उसको 10 तरह से सोचेगा। तो हमेशा ये कहते हैं कि प्रिंट राइटिंग या कोई भी फिक्शन राइटिंग या कोई भी राइटिंग आपके माइंड को स्टिमुलेट करती है। क्यों हमारे बचपन से ही हमारे स्कूल्स में बच्चों को बोलते हैं बुक्स पढ़ो, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर माइंड, इट गिव्स यू रीजंस टू क्वेश्चन अगेन, राइट? इट गिव्स यू रीजंस टू क्वेश्चन। वेयर एज डिजिटल मीडिया में क्या होता है, मेरी बेटी है, उसने फैन फिक्शन पढ़ी, जो फैन फिक्शन में लिखा था उसने मान लिया, उसने क्वेश्चन नहीं किया कुछ भी। अच्छा, ये दिखाया था टॉम और जेरी ऐसे लड़ते हैं तो ऐसे ही लड़ते हैं। टॉम एंड जेरी वो उनके बच्चों के दिमाग में है कि टॉम ऐसा है, जेरी ऐसा है, टॉम भागेगा, जेरी उसको भगाएगा। सो वेयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ माइंड?
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड बिटवीन वॉचिंग। और वॉचिंग में भी खास करके जो आजकल के रील्स है वो तो बहुत ही कूड़ा है, लिपसिंग है, डांस है, वो कब तक चलेगा, कब तक आपका मनोरंजन करेगा। ज्ञान का जो असली भंडार है जो आपके जीवन में एक अलग स्थान बनाएगा, वो किताबें पढ़ना है, चाहे आप फिक्शन पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, पोइट्री पढ़ें या नॉन फिक्शन पढ़ें। साथ में मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि जो किताबें हैं ना, वो आपके दिमाग में, आपके जहन में एक अलग दुनिया बनाती है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल आपको अमिता जी बताऊँ, मैंने बहुत छोटेपन में एक उपन्यास पढ़ा था जो हिंदी अनुवाद था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब परिणीता। उस पर एक मूवी आई, कई मूवी बन चुकी है, फिल्म आई उस पर जिसमें संजय दत्त थे और विद्या बालन और भी सैफ अली खान थे। मैंने वो मूवी नहीं देखी क्योंकि उस किताब को पढ़कर मेरे दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी हुई थी, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता। तो हर किताब के साथ आपके दिमाग में एक फिल्म बनती है और उस फिल्म को वो फिल्म जो है आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, अलग कलर्स दिखाएगी, अलग रंग दिखाएगी। अच्छा, एक अभी जारून का नाम लिया था अमिता जी ने, आपको हम बता दें कि जारून जो है वो केंद्रीय कैरेक्टर जो है, नायिका है हमारी इस किताब की, माहिरा उसके हस्बैंड है, राइट। तो बिखरा हुआ सामान कैसे समेटते हैं, क्योंकि उनका शायद परिवार भी बिखर रहा है एक प्रेम केस में। अच्छा, मैं जी कुछ बोलिए। नहीं मैं सुन रही हूँ। अगर आज के दौर के कुछ लेखकों की पढ़ा है आपने हिंदी में, आज के जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं, कई सारे राइटर हैं, अनुशक्ति सिंह हैं या मैं हिंदी मनीषा गुलश्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ? मैं हिंदी में मैंने सबसे ज़्यादा अभी रीसेंट मंटो पढ़ा। अच्छा। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई उससे पहले मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था। तो मतलब नहीं, उनका कुछ हुआ था पीछे, कोई फेस्टिवल हुआ था, हाँ। क्या हुआ था, तो मैंने सबसे ज़्यादा उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं जो मतलब मुझे हिला के रख दिया उन कहानियों ने। फिर मैंने जो बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं वो पाकिस्तान के एक राइटर है, उनका नाम मैं फिर भूल गई हूँ, मुझे भी थोड़ा याददाश्त कमजोर हो रही है। मंटो भी पाकिस्तान चले गए थे, पर उनका जितना लिटरेचर था वो तो बिफोर पार्टीशन ही था, मतलब वो इंडिया में लिखा था। इस्मत चुगताई को पढ़ा था? इस्मत चुगताई को भी पढ़ी, उनकी कहानी है लिहाफ, बहुत शानदार लेखिका हैं। मंटो और इस्मत चुगताई पर एक साथ मुकदमे चलाए गए थे अश्लीलता के, कि आप अश्लील कहानियाँ लिख रही हैं, वल्गर कहानियाँ लिख रही हैं और लिख रहे हैं। लाहौर की अदालत में बड़ा फेमस है। और मैंने प्रेमचंद की ऑलमोस्ट सब कहानियाँ पढ़ी हैं। और आपने अभी इनका नाम लिया जो शरद चंद्र, उनकी भी पढ़ी है मतलब। बट ऑफ लेट मैं कहूँगी मैंने सबसे लास्ट जो हिंदी में पढ़े, और अभी जो आपको एक एग्जांपल दिया, वो मैंने नई बुक उठाई है पेंगुइन वाली। हाँ। क्या फिर से भूल गई, कई चांद थे सरे आसमान, कई चांद थे सरे आसमान। हाँ। उसको पढ़ लीजिए। हाँ, वो पढ़ रही हूँ मैं अभी। मैंने अब उसके कल ही खरीदी है, 8-10 पन्ने पढ़े हैं रात में, पर मुझे बहुत पसंद आ रही है। मतलब वैसी हिंदी मुझे आसानी से मुझसे पढ़ी जाती है। तो उफ मन्नू जो है वो मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, ये पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। और जो नया तबका है, नौजवान तबका है, जिसकी रील्स में रुचि है, बेशक रहे, पर ये किताब उनको भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें एक रोमांस है, घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। अमिता जी, और कुछ आप आखिरी फाइनल कमेंट करना चाहेंगी किताब के बारे में, या कुछ और? किताब के बारे में कि प्लीज़ ये किताब पढ़ें सब, हिंदी रीडर्स, इंग्लिश रीडर्स। और मेरी नेक्स्ट किताब इज़ अगेन अ रोमांस, बट उसका जो सेंट्रल प्रेमाइस है वो है ड्रग अब्यूज़। अच्छा। और अल्कोहल अब्यूज़ यू कैन से। सो मेरा मेन कैरेक्टर उसमें वो है, और वो भी आजकल की पीढ़ी के लिए ही है। मतलब दैट इज़ अगेन फॉर ऑल यंग रीडर्स। तो वो फिनिश्ड है, वो भी मतलब अब देखते हैं कौन सा पब्लिशर मिलता है उसको। तो अच्छा। वो बस आपने पूछा था, वो सवाल बीच में ही रह गया कि वो रेडी है, बस अब इसके बाद वो है। तो किताबें जो हैं लेखकों को प्रोत्साहित इसलिए करिए क्योंकि लेखक अपने समय के जो घटनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको दर्ज करता है, और वो हमेशा के लिए दस्तावेज़ के रूप में, समाज की धरोहर के रूप में रह जाती हैं। अमिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे दर्शकों का भी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अमिता जी से कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में नीचे लिखिए, और हम ये सवाल अमिता जी तक पहुँचाएँगे, वो आपका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी आपका भी, और हमारे दर्शकों सभी का भी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।